हेलो फ्रेंड्स, हमारा एआईए पीजीटी 2025 का पेपर कंटिन्यू चल रहा है। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 30 कंप्लीट करा दिया है। आज ही क्लास से हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 31 है, शंख दंत वेणुवादि धारितम रस समुच्चय के अनुसार यह श्लोक निम्नलिखित में से किस भस्म के लिए संबंधित है? तो स्वर्ण भस्म, वज्र भस्म, अभ्रक भस्म और रस भस्म। तो शंख दंत वेणुवादि धारितम ये जो श्लोक आया है वो रस भस्म के लिए आया है। अगला क्वेश्चन आता है, अणु तेल निर्माण के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो पहले तो हमको सत्य वाला पता होना चाहिए। तो आपको इतना पता है, ये नहीं पता आपको तेल निर्माण आवर्तन विधि से किया जाता है, भूल रहे हैं। बस हमको एक ही चीज देखना है, इसमें कौन सा गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑप्शन होते ए बी सी गलत है या ए डी गलत है तो कंफ्यूजन होता। केवल एक गलती पकड़ना था। नस्य कर्म में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही। अजादुग्ध का प्रयोग होता है, ये भी हमको पता था। बस हमको ये दो नहीं पता थे। अब इन दोनों में से कौन सा गलत है, नहीं ये नहीं पता था। अभी इसको हम पढ़ेंगे। तो 8 बार तेल का पाक किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें कितनी बार तेल का पाक किया जाता है? 10 बार। और हमने ये भी पढ़ा था चरक संहिता सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर में कि 10वीं बार अजादुग्ध में पाक करना, इसका मतलब इसमें 10 बार पाक होता है। ठीक है, क्लियर था ना? तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत है। हमने ये पढ़ा था 1/10 भाग शेष रहने तक पाक करना है। 1/10 भाग शेष रहने तक पाक करना है। और कितना? 100 गुना माहिंद्र जल का यूज करते हैं। कितना? 100 गुना माहिंद्र जल का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये दो चीजें हमने पहले पढ़ के रखी है ना? तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन देख के आपको नहीं घबराना है। अगला क्वेश्चन आता है, वमन द्रव्यों में, हाँ ये भी पहले वन लाइन में पूछा जाता था, अब क्रम पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने वमन औषधि पिलाई। तो वमन औषधि पिलाने के बाद हम एक मुहूर्त का प्रतीक्षा करते हैं। एक मुहूर्त का प्रतीक्षा कर लिया, उसके बाद माथे पे पसीना आता है, स्वेद प्रादुर्भाव। फिर क्या होता है? रोमांच होने लगता है, रुंगटे खड़े होने लगते हैं, फिर दोष उदर में आ जाते हैं, उसके बाद ऊपर की ओर अग्रसर होते हैं। यानी यहाँ पे 5वां हृलास। तो पहला सी नंबर का पहला है, तो यहाँ पे दो चीजें सी पहली पहली है ना? फिर उसके बाद दूसरा डी है, तो आंसर हमारा सी डी ए बी और ई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हमारा 3rd नंबर का सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड। ये भी रिपीटेड ही समझोगे, क्योंकि अभी क्रम पूछ लिया, वही उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। कई बार एग्जाम में पूछा, ये सर्वरस प्रत्यानी कौन सा रस है? तो लवण रस है, बहुत रिपीट हुआ है। सर्वधातु शोषक रस कौन सा होता है? सर्वधातु शोषक रस होता है तिक्त रस, जिसके अंतर्गत कौन आता है? निम्ब आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वृश्चिक दंशवत वेदना कहाँ होती? कई बार आपको प्रीवियस ईयर में पढ़ाई हूं, आमवात और पच्यमान विद्रधि और पच्यमान शोथ, है ना? थोड़ा सा बोर्ड हैंग हो गया है। तो पच्यमान विद्रधि, पच्यमान शोथ, आमवात। वात रक्त में आंखों विष के समान, यानी चूहे के विष के समान होता है। और आशी विष के समान हम दो चीजें पढ़े थे, मतलब 3 पढ़े थे। क्या क्या? आशी मतलब सर्प, हिक्का में, श्वास में और विसर्प में। इन 3 जगह हम पढ़ते हैं आशी विष के समान वेदना। रिपीटेड है। अभी थोड़ा आपके माइंड को रिलैक्स मिल रहा होगा। आप लोग क्या करते, जो बिल्कुल नहीं बनता ना, उस क्वेश्चन पर फोकस करके घबराने लगते हो। वो सभी के लिए एक जैसा है। जो चीजें आपने पहले पढ़ी, पहले वो तो सॉल्व करो ना। उनको अच्छे से कर लोगे, इसलिए मिस्टेक्स नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्दम विसर्प रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार आपको पढ़ाई हूँ। आचार्य सुश्रुत के अनुसार विसर्प, चरक के अनुसार विसर्प 7 है, सुश्रुत के अनुसार 5 है, ये पढ़े थे। उसके बाद इसका उल्टा हमने तृष्णा याद किया था कि चरक का तृष्णा 5 है, सुश्रुत का तृष्णा 7 है ना? 5 7 7 5। फिर हमने सुश्रुत के विसर्प कितने पढ़े थे? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और छतज पढ़ा था, है ना? अब यहाँ पे इनका वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज
फिर अगक याद कराए थे, अगक याद हो तो। आ से आग्नेय, गा से ग्रंथि, का से कर्दम, आग्नेय ग्रंथि कर्दम, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ, है ना। हमसे क्या पूछा है, कर्दम पूछा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पित्त कफ आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आपने ऐसा देखा होगा, क्या देखा होगा कि हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, वही क्वेश्चन हमको कठिन लगता है, फिर वही क्वेश्चन हम थोड़े दिन बाद घर पे आके पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन तो, पेपर तो सरल था, पर ये कठिन क्यों हुआ, क्योंकि आपने एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर ले लिया था अपने ऊपर कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए एग्जाम के पहले 15 दिन खूब प्रैक्टिस करिए, टाइमर लगा के करिए, और वही प्रेशर आपको फील करना है कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, मुझे इतने समय में ये पेपर सॉल्व करना है। तो आपको रियल फीलिंग, फिर आप एग्जाम हॉल में बैठोगे, आपको लग रहा होगा कि मैं घर पे जो बैठ के टेस्ट दे रहा था वही टेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, है ना। तो तभी आपको ये पेपर उतना लेंथी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो अनात्मवंता, ये भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि बिना उसके पशुओं के समान खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, अग्नि का ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो किसमें मिलता है, अजीर्ण में। अजीर्ण कब होगा, अगर व्यक्ति पशु के समान खाना खाता रहेगा, है ना, और चलेगा फिरेगा नहीं, तो वो अजीर्ण हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन जो भी रिपीटेड क्वेश्चन आया है, ये तो पहली बार आया था अनात्म बनना, पर मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था, ऐसा नहीं बोल रही कि वो रिपीट हुआ था, पर ये वाला क्वेश्चन जो है अगला, वो रिपीट क्वेश्चन है। एक मिनट, है ना, मैं बैक करके फिर से ओपन करती हूँ ना, हैंग हो रहा है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से पे आ गए थे हम, 38 पे, है ना। हाँ, तो नित्य मंद ज्वरो कितनी बार पढ़ाए हैं क्लास में, याद होगा आपको, है ना। नित्य मंद ज्वरो किस में आता है, बात बलासक ज्वर में। और प्रलेपक ज्वर, शोष के पेशेंट को कौन सा ज्वर रहता है, प्रलेपक ज्वर रहता है ना। याद कराए थे कि शोष यानी राजक्षमा का पेशेंट प्रलाप करता रहता है, मुझे ये क्यों हो गया है। विषम ज्वर, विषम ज्वर, संतक, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक, के 5 प्रकार के विषम ज्वर होते हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अब अगला है, निम्न में से कौन सा श्लेष्मानात्मक विकार। अब ये नहीं वाला बड़ा कंफ्यूज कर देता है, परेशान कर देता है, पर क्वेश्चन रिपीट है। मतलब हृदय उपलेप, कफ बढ़ गया, हृदय में उपलेप कर दिया, होता है। धमनी प्रतिचय अक्सर पूछा जाता, होता है। बलासक, हृदय मुंह, हमको इतना याद था कि हृदय मुंह, हृदय द्रव किस में मिलता है, वात ननात्मक में मिलता है। एक चीज पता थी, बाकी अगर ये हमको नहीं आ रहा है, तो एक तो हमको पता था ना कि वात में आता है, तो बाकी के सब किस में आते होंगे, कफ में, क्योंकि हमको केवल एक ही ऑप्शन चूज करना था। यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 4 नहीं दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, जोड़ियां बनानी थी। जो पहले रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पहले सिंगल लाइन में पूछा जाता था, अब उसको जोड़ियों के फॉर्म में दे दिया। रस पहले नंबर पे, रक्त दूसरे नंबर पे, मांस तीसरे नंबर पे, तो 3 वाला धमनी, धमनी शैथिल्य, मांस 6 में। सिरा दूसरे नंबर पे आता था, सॉरी, रक्त दूसरे नंबर पे आता था, 2 अक्षर वाला सिरा किसमें आ जाएगा, शोणित 6 में हो जाएगा। अस्थि 6 में अस्थिशूल, और मेद 6 में संधि शून्यता। यहाँ पे संधि स्फुटन भी रहता है, संधि स्फुटन, कटी शून्यता, है ना, और एक और 2 चीजें और आती मेद 6 में। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर सेकंड नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, अब अष्टोदरी अध्याय में वर्णित, अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन नहीं जाना, आपको योनि व्यापक कितने प्रकार के, 20 प्रकार के। संन्यास 1, विसर्प 7, गुल्म 5, क्लास 3। अब मैच कर दो, बी पहले नंबर पे हो गया, फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन है, ई आ गया, फिर इससे बड़ा कौन है, डी आ गया, इससे बड़ा कौन है, सी, इससे बड़ा कौन है, ए। तो बी ई डी सी ए, बी ई डी सी ए, तो आंसर हमारा
पहले ढूंढने नहीं बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है ये भी आपको साथ साथ समझते चलना है। ठीक, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, अधोग रक्तपित्त याप है, बिल्कुल सही। ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है, बिल्कुल सही। ऊर्ध्व रक्तपित्त में किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है? पित्त तो दोनों में रहता है, अधो वाले में वात रहता है, इसमें क्या रहता है? कफ रहता है। ठीक है, इसमें हम क्या कराते हैं? विरेचन कराते हैं। ये रीजनिंग क्वेश्चन तो मैंने क्लास में इतनी बार पढ़ाया है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कि जो विरेचन होता है पित्त को निकालने के लिए श्रेष्ठ है और कफ को भी मध्यम रूप में शुद्धि करता है, इसीलिए कैसा है? साध्य है। अब इसमें क्या है? याप है, क्योंकि इसमें विरेचन नहीं दिया जाता, ऐसा कोई थोड़ी ना है। जैसे मुझे कोई बोले आ, मुझे ड्यूटी जाना था पर आज लाइट नहीं आई थी, लाइट का और ड्यूटी से क्या संबंध है? कुछ संबंध नहीं। ऐसा बोलते कि ड्यूटी जाना था पर व्हीकल नहीं था, तो बात समझ में आती। घर पे लाइट नहीं है, ड्यूटी जाना था, कोई संबंध नहीं। अब ये अधोरक्तपित्त याप है क्योंकि विरेचन नहीं दिया जाता, ऐसा कोई रीजन थोड़ी ना है। उसमें ये था अधोरक्तपित्त में हम वमन कराते हैं। वमन ना तो पित्त को ही सही से शुद्ध करता है, ना ही वात में इफेक्टिव है। पित्त को थोड़ा बहुत कर ही देता है पर वात में बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता वमन, इसीलिए अधोरक्तपित्त याप था। तो ये वाला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है। तो कथन एक गलत है, दूसरा सही है। आंसर हमारा 4th नंबर का सही होगा। अभी मैंने आयुष जी के वाले बैच में आपको एक चीज, आयुष जी के नहीं, FAQ जब कराया था उसमें बताया था दुर्बल अग्नि वाला, वो क्वेश्चन उसमें गलत हुआ था। द्विकाल भोजन देना है, जबकि हमने बोला समाग्नि में द्विकाल देना है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पर अब जोड़ियों के फॉर्म में दे दिया है। क्या? समाग्नि। अगर किसी की अग्नि सम है तो 2 समय खाना खाओ। अगर व्यक्ति का देह शुष्क है तो लिक्विड डाइट लो। अब अग्नि मंद है और दुर्बल अग्नि, इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो दुर्बल अग्नि में आपको एक काल भोजन लेना है, मां से मंद अग्नि में मात्राहीन। एक बार मैं चेक कर लूं कुछ गलत तो नहीं बता रही हूं, सही बताया। ठीक है, तो दुर्बल अग्नि, और देखो दुर्बल मतलब ही तो है पर दुर्बल है, मंद बिल्कुल मंद है तो आपको मात्राहीन भोजन, बहुत कम डाइट लेना है। आ गया समझ में? याद कैसे करोगे? मंद और दुर्बल का कंफ्यूजन होता है, तो दा से मां से मंद में मात्राहीन और दुर्बल में आपको एक काल, सम है तो सुबह शाम खाना खाओ, और शुष्क देह है तो द्रव भोजन लो। आंसर आपका सही होगा, 1st नंबर का आंसर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग बसंत ऋतु में वर्जित नहीं है? क्लास में स्पेशली हाईलाइट कराया था। बसंत ऋतु में कौन सा प्रकोप? कफ का प्रकोप। तो मधुर, अम्ल, लवण रस जो होते हैं कफ वर्धक होते हैं, पर यहाँ पे मधुर दिया, अम्ल दिया, स्निग्ध दिया, पर लवण रस का कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लवण रस दिया जाता यानी वर्जित नहीं। स्पेशली पढ़ा था कि जितना मधुर और अम्ल कफ को बढ़ाते हैं उतना लवण नहीं बढ़ाता, यानी अष्टांग ने लवण रस मना नहीं किया पर चरक जी ने मना किया है कि बसंत ऋतु में हमको कफ प्रकोपक मधुर अम्ल लवण नहीं देना। चरक ने निषेध किया पर संग्रह ने या हृदय ने निषेध नहीं किया, निषेध नहीं किया मतलब दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने माइनर जब क्वेश्चन बहुत डीपली आते हैं तभी आपसे बनते जब आपने उसको ध्यान से पढ़ा है। अधोवात वेग धारण करने से कौन सी व्याधि नहीं होती है? तो ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तभी बन पाएगा। कौन सी नहीं होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, दृष्टि दोष, उदावर्त, हृदय रोग। याद कराया था क्लास में कि अधो वायु, वायु अधो है पर ऊपर ऊपर आके किस किस को नष्ट कर रही है, पूरा स्टोरी बनाया था। हृदय इधर आ गया आंखों में, है ना, इधर हृदय पेट में आया, उधर उधर उदावर्त कर दिया, इधर आया हृदय रोग कर दिया, आंखों में आया दृष्टि कर दिया, पर ज्वर का नाम हमने कहीं नहीं पढ़ा था, है ना। तो आंसर क्या होगा? ज्वर। ज्वर नहीं होता, बाकी सारी व्याधियां इसमें होती हैं। अब आता है एक क्रम जमाना था, आत्यायिक कंडीशन, अगर दिमाग लगाओगे तो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, कुछ डिजास्टर हुआ है, उसमें हमको क्या करना है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोई घटना हुई है उसके लिए हमको रिस्पॉन्स देना है कि हाँ भाई वहां पे हुआ तो हमको जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या दे दिया हमने? रिस्पॉन्स दे दिया। उसके बाद
वहां पे जैसे बाढ़ आ गई है तो हमने रिस्पॉन्स दिया, फिर उनको रिहेबिलिटेशन किया, यानी दूसरे नंबर पे उनको एक सुरक्षित जगह भेज दिया। फिर बी, हमने उनकी जगह का रिकंस्ट्रक्शन कराया, है ना, उसको बनवाया। उसके बाद मिटिगेशन, फिर वहां पे उनको फिर से भेज दिया, है ना। मिटिगेशन कौन से नंबर का, चौथा हो जाएगा। और लास्ट में प्रिपेंडरेशन, नहीं प्रिपेयर्डनेस, उसको प्रिपेयर किया, तो ये 5वें नंबर का। हो सकता है ना बने, छोड़ भी सकते हो, पर दिमाग लगाओगे तो बन सकता है, ठीक है। तो इतना तुक्का भी नहीं लगाना है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हाँ, रोगों की स्क्रीनिंग। ये तो पेटेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, तो मैं आपको पूरा लिखा ही देती हूँ कि स्क्रीनिंग ऑफ डिसीज किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले तो लिखिए प्रीमोडियल प्रिवेंशन। प्रीमोडियल प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, लाइफ स्टाइल कंट्रोल। लाइफ स्टाइल कंट्रोल यानी अभी आपके अंदर कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है ना। यहाँ पे रिस्क फैक्टर भी नहीं है, लिख लो, रिस्क फैक्टर अभी आपके अंदर इंक्लूडिंग नहीं है। रिस्क फैक्टर को रोकना ही इसका उद्देश्य है। जैसे तंबाकू ना खाओ, आगे जाके कार्सिनोमा हो सकता है। मीठा ना खाओ, आगे जाके डायबिटीज हो सकता है। तो बीमारी के कारण को हिंदी में लिख लो, बीमारी के कारण को ही रोक देना प्रिमोडियल प्रिवेंशन कहलाता है। जैसे लिखते चलो आप, जंक फूड मत खाओ, स्मोकिंग ना करो, हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, और एक्सरसाइज डाइट वगैरह आप प्रॉपर लो, एक्सरसाइज करो, ये प्रिमोडियल प्रिवेंशन होता है, ठीक है। अब अगला है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, इसको हम अगर एक एक शब्द में कहें तो लाइफ स्टाइल कंट्रोल, और प्राइमरी प्रिवेंशन को हम प्रिवेंशन, प्रिवेंशन करते हैं। इसमें एक लाइन में प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन में स्क्रीनिंग आता है। स्क्रीनिंग यानी डिसीज को डायग्नोस करना, एक्सरे करवाना, स्पुटम टेस्ट करवाना, वो स्क्रीनिंग कहलाता है। सेकेंडरी में आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, एज फॉर सेकेंडरी, एज फॉर स्क्रीनिंग। और टर्शरी में क्या आता है, रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन यानी आपको जो बीमारी हो चुकी थी उसके उपद्रव ज्यादा ना हो, वो टर्शरी में आता है। समझ लिए। अब डिटेल में लिखिए। अब यहाँ पे तो रिस्क फैक्टर था ही नहीं, लाइफ स्टाइल कंट्रोल इसमें करना था। अब इसमें रिस्क फैक्टर होते हैं, रिस्क फैक्टर इसमें होते हैं, पर वो आपके अंदर रोगों को कैसे ना बनाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ वैक्सीनेशन कराते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि वैक्सीनेशन किस में आता है, ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। वैक्सीनेशन, क्यों वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर कुछ रिस्क फैक्टर, अब बच्चों को शुरुआत से, क्यों शुरुआत से जन्म से रिस्क फैक्टर, भाई अब आजकल का ऐसा एनवायरनमेंट हो गया है कि रोग होना ही होना है अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ। तो वैक्सीनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा, प्रीमोर्डियल में नहीं आता। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। अब आते हैं, इसमें डिसीज शुरू नहीं होती है ना, इसमें लिख लो डिसीज अभी शुरू नहीं है। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में डिसीज हो चुकी है ना, पर डिसीज को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना है। अर्ली स्टेज में आपको डायग्नोस करना है, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन कहलाता है। क्लियर है। टर्शरी मैंने आपको पहले से बता दिया है कि डिसीज हो चुकी है, पर आप उसमें कंप्लीटली डैमेज होने से उसको बचा सकते, वो होता है टर्शरी प्रिवेंशन। तो एज फॉर स्क्रीनिंग, एज फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। बहुत गर्मी है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन आता है 48 नंबर का। अब ये तो आपको रटना पड़ेगा, है ना। इसके लिए आपको प्रोग्राम पढ़ने पड़ेंगे। ICDS, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगी आपको ना, यूट्यूब पे लिख लेती हूँ। ICDS, क्योंकि अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो 12 से 15 ग्राम, क्या है, 12 से 15 ग्राम पर डे प्रोटीन और 500 किलो कैलोरी पर डे की ऊर्जा आपको चाहिए। रिपीटेड क्वेश्चन है। मद्यपान के बाद, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, मद्यपान के बाद किस प्रकार का जल बताया है, तो वही उबाल के ठंडा किया हुआ शुद्ध शीत जल का सेवन करने को कहा है। अब ये भी एक रिपीटेड है,
बाकी मैंने आपको क्या बताया था, गन्ने को किसमें रखो, शुगर केन, शक्कर को हम किसमें रख के ले गए थे, बैग में रख के ले गए थे, यानी डी का फर्स्ट है। अब दो में कंफ्यूजन हो गया, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट। एक और कुछ होगा, आयरन डस्ट, कोल डस्ट, कॉटन डस्ट, तो ये तो मुझे भी नहीं पता है ना। तो देखते हैं, फोर्थ नंबर का सही है, फोर्थ नंबर का मैच कर लेते हैं। तो आयरन डस्ट, अब यहां से हम याद करके चलेंगे, आयरन सिडेरोसिस, बी का तीसरा कोल डस्ट एंथ्रेकोसिस, अभी याद करा दूंगी कोड बना के, और सी का चौथा कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस। अब एक तो हमको शुगर केन वाला याद था, तो अब देखिए आयरन में सिडेरोसिस हो गया, तो साइडर, स्लाइडर समझो, स्लाइडर किसकी बनाई, लोहे की बनाई। स्लाइडर आपने जो खिड़कियों में लगी रहती है वो किसकी बनाई, आपने लोहे की बनाई, ठीक है। तो याद हो गया आयरन। फिर कोल डस्ट एंथ्रेकोसिस, अब ये मुझे नहीं पता कैसे याद करोगे, आप खुद से याद करना। और बाई कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस, बाय यानी बेबी, बेबी छोटे बेबी कॉटन से साफ करते हैं उनको, कॉटन डस्ट को, बेबी को कॉटन से साफ करते हैं, एक बस आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर का क्वेश्चन है, गर्भ शस्त्र द्वारा ही प्रसवित होगा, इस संबंध में काश्यप द्वारा वर्णित गर्भिणी के अरिष्ट लक्षणों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो स्त्री की नासा काक के समान हो जाए, ये तो पूरा काश्यप में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। नेत्र स्वस्थ हो जाए, नया क्वेश्चन है। शकुंत पक्षी की गंध आए, या अश्वमांस खाने की इच्छा ना होना, ऐसा कुछ लक्षण नहीं होता, बाकी के तीनों लक्षण इसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, प्रसव वेदना ना होने पर प्रवाहन शिशु को निम्न में से कौन सा, अभी नहीं वाला बड़ा प्रॉब्लम करता है हमेशा। क्या नहीं होता, मूक होगा, बधिर होगा, व्यस्तनु होगा, पर मिनमिन नहीं होता है, मिनमिन इसमें नहीं होता। ये आपको सारे के सारे सिम्टम अब याद करने पड़ेंगे, इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए। आपने पहले पढ़ के रखा था, पर स्पेशली प्रजायनी में से कौन सा नहीं है, उपस्थित प्रसवा से कौन सा नहीं है, अतियुग में कौन सा नहीं मिलता है, अयुग में कौन सा लक्षण नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा श्लोक याद होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, क्योंकि लेवल चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कौन सा नहीं के लिए हमको सारी चीजें याद होना चाहिए, सारी मतलब बहुत लंबे गद्य नहीं, श्लोका बस, कुछ कुछ श्लोका। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त चाप रोधी दवा गर्भावस्था में सुरक्षित नहीं है, तो कौन सी दवा सुरक्षित नहीं होती है, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल सुरक्षित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भेल संहिता के अनुसार यमल गर्भ, तो ये भेल हो या कोई भी हो, है ना, यमल गर्भ कब उत्पन्न होता है, जब वायु किसको डिवाइड करती है, कलल, कलल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो यमल गर्भ की उत्पत्ति होती है। क्लीव बंध्याति वृद्धानाम वीर वीर विरजा प्रजाप्रदम, कौन से तेल के लिए आया है या घी के लिए आया है, तो ये लहसुन के लिए आया है। क्लीव बंध्या अति वृद्धानाम वीर प्रजा प्रदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 56 नंबर का है, प्लेसेंटल बैरियर परतों को हमको क्रम में जमाना था, ये क्रम वाले क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, पहले नंबर पे सिंसियोट्रोफोब्लास्ट आता है, उसके बाद आता है साइटो, याद करा रही हूं आपको, सिंसियो, उसके बाद साइटो, साइटोट्रोफोब्लास्ट, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गया तीसरे नंबर पे, फिर स्ट्रोमल मेम्ब्रेन हो गया, चौथे स्ट्रोमल टिश्यू हो गया, फिर पांचवें नंबर पे रक्त वाहिनियां आ जाएंगी, गर्भ की रक्त वाहिनियों की एंडोथीलियल आ जाएगी। तो एंडोथीलियल हमेशा लास्ट में होती है ना, एंडोथीलियम हमेशा लास्ट में, यानी बी सबसे लास्ट में। ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते थे कि एंडोथीलियम सबसे लास्ट में, तो बी सबसे लास्ट में, केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जो मैंने अभी किसी वीडियो में आपको बोला होगा या क्लास में बोला होगा कि पहले ये सिंगल में पूछा जाता था, अब नवम मास में रेफरेंसेस पूछ लिया भाई कि कौन से आचार्य ने किसमें क्या बताया है, ठीक है। तो नवमे तू खले वहां से मधुर औषध सिद्ध तेले ने अनुवासे, मधुर औषध से सिद्ध तेल से अनुवासन देना है, ये 9वें महीने में किसने बताया था, चरक ने बताया था। पर 9वें महीने में अनुवासन तो अष्टांग हृदय ने ही बताया, पर साथ में उन्होंने पिचू भी बताया था, याद है आपको, है ना, संग्रह ने बताया, सॉरी हृदय ने नहीं, तो
तो नवम मास में अनुवासन देना है, पर योनि पिचु भी देना है। तो अष्टांग संग्रह का चरक ने भी कहीं कहीं पिचु बताया है, पर श्लोक अलग है, तो आपको ये श्लोक पता होना चाहिए था, तभी आप ये सॉल्व कर सकते थे। फिर नवम आसु खले प्रति विहिते, यही से याद कर लो डायरेक्टली, कोई बात नहीं है याद, लेकिन अब हम उसको याद कर लेंगे, है ना। तो मधुर औषध सिद्ध तेल से अनुवासन यहाँ पे, अब यहाँ पे अनुवासन तो दिया पर मधुर औषध नाम नहीं लिया, तो संग्रह का, मधुर औषध तो चरक का, प्रति विहिते तो भेल का, और नवमे मासी स्निग्ध मांस रसोदनम, स्निग्ध मांस रसोदन किसका हो जाएगा, अष्टांग हृदय का हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा सही उत्तर का चयन करना था। महायोनि के बारे में, योनि मुख खुला रहता है, बिल्कुल खुला रहता है। महापर्व, पर्व वंशन शूलनी, महापर्व कोड बनाया था, बिल्कुल होता है। वायु के रुक्ष गुण के कारण नहीं पता हमको। महायोनि की चिकित्सा में बेशवार पिंड का धारण, बिल्कुल धारण करते हैं, है ना। तो इसमें बेशवार पिंड का धारण करते। अब इसका डाउट था कि ये होता है कि नहीं होता, अगर ABCD ऑप्शन में है, कहीं है ही नहीं ABCD, बस ABD है, तो हमारा आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमको अच्छे से पता था, बेशवार पिंड, पर्व, महापर्व और इसका विवृत योनि रहता है, 3 चीजें पता थी। अगर 4 ऑप्शन में होता तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते, पर रुक्ष ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमने आंसर कौन सा पसंद किया, 4th नंबर का पसंद किया। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चरक के अनुसार यदि गर्भवती स्त्री संजात सार होने के पश्चात 4थे महीने में उष्ण कटु पदार्थों का सेवन करती है तो योनि से रक्तस्राव हो सकता है, बिल्कुल सही। किसका है, उपविष्टक का है, उपविष्टक में ऐसा बताया था। चरक के अनुसार गर्भवती स्त्री की योनि से रक्तस्राव या अन्न स्राव होने की वजह से गर्भ की वृद्धि, वही गर्भ वृद्धि ना प्राप्नोति आया था, वह गर्भ बढ़ता नहीं है, स्पंदन मात्र करता हुआ बहुत लंबे समय तक बैठ जाता है वहीं पे। उपविष्टक दोनों के दोनों सही हैं उपविष्टक के संदर्भ में, तो दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं। तो आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जात मात्र, रिपीटेड क्वेश्चन है। जात मात्र के लिए काश्यप ने घुरत की मात्रा कितनी बताई है, कोलास्थी के समान मात्रा बताई है। नहीं, ये कोलास्थी नहीं, कोलार्ध लिख दिया, कोलास्थी, कोलास्थी संहिता। तो ये हमारा 60 क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। तो कल की क्लास में हम 61 से लेके 90 कर लेंगे, उसके बाद 91 से लेके 120, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।